नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल एएसओ ललन में। आज मैं आप लोगों के बीच आगामी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए बिहार दरोगा सिलेबस पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, यानी कि विश्लेषण करने जा रहा है। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा टोटल 100 प्रश्न और टोटल 100 प्रश्न का विश्लेषण हम व्याख्या के साथ करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के बीच क्या है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया था वह रूस में किया गया था। कहाँ किया गया? रूस में किया गया। रूस का एक शहर पड़ता है कजान शहर में इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चूँकि इसका आयोजन रूस में किया गया था तो इसका अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखना है। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि 5 नए सदस्य इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। वो 5 नए सदस्य कौन कौन से हैं? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ब्रिक्स की स्थापना जो किया गया था ब्रिक के रूप में किया गया था। कब किया गया था? तो 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन क्या हुआ, बात 2010 की है। 2010 में क्या हुआ कि इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। तो साउथ अफ्रीका का स्पेलिंग एस से स्टार्ट होता है। तो 2010 से इसका नाम क्या हो गया? BRICS, ब्रिक्स। तो दो बातें याद रखना है। स्थापना कब किया गया था? 2006 में। किस रूप में? ब्रिक के रूप में, ठीक है। और 2010 से इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। और किस कारण से? साउथ अफ्रीका जब इसमें सम्मिलित हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी, ठीक है। तो रतौंधी जो होता है हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो अगर विटामिन ए के बारे में हम बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखना है रेटिनॉल। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, इसका मुख्य स्रोत क्या क्या होता है ये भी ध्यान में रख लेते हैं। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत याद रखना है आपको गाजर, ठीक है। उसके बाद रखना है याद तो पपीता, कुछ मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जी और दूध। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर और पपीता। अगला थोड़ा सा रिलेटेड जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं, विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग। बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 या फिर उसी को कहा जाता है थायमिन। विटामिन सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एस से स्कॉर्बिक एसिड और बीमारी का नाम भी होता है स्कर्वी, ध्यान में रह जाएगा। अगला एक इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं, विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है? फिलोक्विनोन। और इसका काम क्या होता है कि रक्त का थक्का जमने में यह मदद करता है, यानी कि रक्त को थक्का करने में मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। तो इतनी बातें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अंग्रेजी में कैग कहा जाता है, की नियुक्ति की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। इसके बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो कैग यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो यह रिटायर वहाँ से हट जाएगा। अच्छा, कैग को जो है ना एक अन्य नाम से जाना जाता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? कैग यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 76 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 76 के तहत क्या होता है कि यह अनुच्छेद जो है महान्यायवादी से संबंधित है, और महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। अनुच्छेद 280 के बारे में बात करें तो यह जो है वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। तो दक्षिण की गंगा जो है किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है, गोदावरी नदी को। और क्यों कहा जाता है? तो गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है भारत में। उसी प्रकार दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, इसलिए उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको और अन्य नाम किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अच्छा एक और प्रश्न आता है, यदि दक्षिण भारत की गंगा, ये जो है नाम पवित्रता के आधार पर रखा गया, दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछा जाए तो कावेरी को कहा जाता है। ये बात, दो बातें आपको ध्यान रखना। दक्षिण की गंगा या फिर दक्षिणी गंगा कहे तो गोदावरी नदी, अगर दक्षिण भारत की गंगा का नाम बात करें तो हो जाएगा को कावेरी नदी। अच्छा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। वहाँ पे एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास पड़ता है, तो नासिक से निकलता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, और उस समय क्या हुआ था कि जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भाग के नेपाल के तराई क्षेत्र में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और वह कब भागा था? वे दीपावली की रात हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग निकले थे, ठीक है। और इसके बाद वो कहाँ पहुँचे थे? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया और गुरिल्ला युद्ध यानी कि छुप के वार करने वाले युद्ध की तकनीकी लोगों को सिखाया। और उनका जो टारगेट रहता था, रेल तार अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया जाता था, उन सबको नुकसान पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाशिक तंतु, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। फाइबर के अंतर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सीमा पर बार बार परावर्तित होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड? तो हीरे का चमकना, हीरे जो चमकते हैं उसमें भी यही घटना होता है। मृग मरीचिका का बनना, ठीक है, मृग मरीचिका का बनना ये भी किसके तरफ होता है?
ये ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग जो है इंटरनेट में किया जाता है, ठीक है, टेलीफोन में किया जाता है, केबल टीवी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था किसके शासनकाल में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। और कहाँ आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। और अध्यक्षता भी पूछता है किसके द्वारा किया गया था चौथी बौद्ध संगति का? तो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और उपाध्यक्ष कौन थे? आशु घोष, रख लीजिएगा याद, कभी पूछ भी सकता है। और इस संगति के समय बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि बौद्ध धर्म दो भाग में किस संगति के टाइम बढ़ गया था? तो चौथी। अगला प्रश्न, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पूर्णिया में सबसे कम शिक्षित लोग, ठीक है। पूर्णिया की साक्षरता दर जो उसमें दर्ज की गई थी 51.8% दर्ज की गई थी, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा रोहतास। सबसे कम पूर्णिया, सबसे ज़्यादा रोहतास। कितना प्रतिशत? 73.37% के साथ। बिहार की औसत साक्षरता दर यानी कि बिहार की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है? 61.8%। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो रोहतास में। और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में। एक बात अलग हो जाता है, ये बातें ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी प्रचलित पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। उन्हें और किस नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और इस पुस्तक में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत को समझाया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब 2024 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत ने किसको हरा के जीता है? तो भारत ने जो जीता है, भारत ने किसको हरा के जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है, ठीक है। और मेजबान देश कौन कौन से थे याद रखना है? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज इसके मेजबान देश थे। भारत ने T20 विश्व का खिताब दूसरी बार जीता है, पहली बार 2007 में और दूसरी बार 2024 में जीता है। तो आज सिर्फ 10 प्रश्नों का हम विश्लेषण किए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिए। और हम जल्द ही इस तरह के पूरे 100 प्रश्नों का विश्लेषण यानी कि नेक्स्ट 11 से लेकर 100 तक आपके बीच ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।